पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के 9th नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले हमने 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। और साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी पीसीएस फोरम। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन से। एक सेकेंड सॉरी। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड का यूज़ किया जा सकता है, ये हमें बताना है। नंबर ऑफ डेथ divided by estimated mid-year population into 100, number of deaths divided by 1000 into total population, number of deaths divided by estimated mid-year population into 1000, number of death by number of birth into 100। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ द क्रूड डेथ रेट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, कि जो नंबर ऑफ डेथ है उसको डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तब हमें निकलेगा क्रूड डेथ रेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये एक सिंपल मेथड होता है किसके लिए, मेजर करें डेथ रेट का मतलब मोर्टेलिटी रेट को हम चेक करते हैं और किसी रीजन का कि वहाँ का मोर्टेलिटी रेट कितना है। क्रूड डेथ रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 10th नंबर क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अ पोस्ट फैक्टर फॉर माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का पोस्ट फैक्टर क्या होता है। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि माइग्रेशन कहीं से भी होता है तो वहाँ पे दो फैक्टर वर्क करते हैं, या तो पोस्ट फैक्टर काम करता है या तो पुल फैक्टर कार्य करता है। पोस्ट फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो सोर्स रीजन होता है कि सोर्स रीजन पे ऐसा क्या इशू होता है जो वो पुश करता है माइग्रेट करने के लिए। और पुल फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेस्टिनेशन के ऊपर, कि डेस्टिनेशन में ऐसा क्या है जो पीपल्स को अट्रैक्ट करता है वहाँ पे जाने के लिए। तो ध्यान में रखेंगे ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। और आपको पता ही है यूपी और बिहार जो है वो माइग्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और माइग्रेशन क्या करते हैं, ब्रेन ड्रेन को करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि कौन सा जो फैक्टर है वो पोस्ट फैक्टर है माइग्रेशन में, पीस एंड स्टेबिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मॉडरेट एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें थर्ड नंबर जो ऑप्शन है कि मॉडरेट और प्लेजेंट क्लाइमेट जो रहेगा वो तो पुल फैक्टर होगा ना। वो अगर कहीं का क्लाइमेट जो है मॉडरेट हो और प्लेजेंट हो तो कोई वहाँ से क्यों जाना चाहेगा। हार्श क्लाइमेट हो तो पीपल्स मूव करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा। और थर्ड जहाँ पे भी है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी जो पीस और स्टेबिलिटी भी अगर रहेगा तो कोई क्यों माइग्रेट करेगा। माइग्रेशन के लिए वहाँ पे कंडीशन जो होना चाहिए वो स्ट्रगल्ड होना चाहिए। पीस स्टेबिलिटी रहेगा तो कोई माइग्रेट नहीं करेगा, ये आपका पुल फैक्टर हो सकता है। और थर्ड भी आपका पुल फैक्टर हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 4, 5, यानी सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पॉलिटिकल टर्मोइल एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। पोस्ट फैक्टर फॉर माइग्रेशन आर अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, प्लेजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जबकि पोस्ट फैक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो लेस अट्रैक्टिव हो किसके लिए, ओरिजिन के लिए, सोर्स के लिए। इट इज एस्टिमेटेड एज अ नेगेटिव फैक्टर। पोस्ट फैक्टर जो होता है वो नेगेटिव फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, देयर हैज बीन अ रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन सिंस द 16th एंड 17th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर रैपिड ग्रोथ रहा है ग्लोबल पॉपुलेशन का 16th और 17th सेंचुरी में, क्यों। इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी यानी बी एंड सी। तो यहाँ पर रैपिड ग्रोथ रहा है ग्लोबल पॉपुलेशन का सिंस 16। तो ध्यान में रखेंगे कि इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर तो नियोलिथिक से टाइम का ही है ना। और सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर का इमरजेंस होता है हमें पता है कि मगधन टाइम पे होता है। ठीक है,
अगर इंडिया की बात करें तो जब मगधन पीरियड यानी लेटर वैदिक एज जो होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है वो ग्रोथ होता है। वैसे एग्रीकल्चर का इमरजेंस जो होता है वो नियोलिथिक्स पीरियड में ही हो जाता है। तो पहला तो होगा नहीं कि इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। सेकेंड जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर होता है साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। तो सेकेंड ऑप्शन तो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होते हैं। सी आंसर जो है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोपियन नेशन इस टाइम वहाँ पे हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पे चल रहा था? यूरोपियन नेशन में। और इसका रिपरकशन हम देखते हैं इंडिया में कि इंडिया में क्या होता है, डिक्लाइन होता है एग्रीकल्चर का, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं, जो लोकल क्राफ्ट्स होते हैं वो भी डिक्लाइन होता है। आपको पता है कि उस पीरियड में जो इंडिया था वो एक एक्सपोर्टर नेशन था, एक्सपोर्ट करता था अपने प्रोडक्ट्स को। लेकिन जैसे ही यूरोपियन नेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है तो इंडिया की जो एक्सपोर्टिंग कैपेबिलिटी होती है वो घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट पे लग जाता है ड्यूटी, टैरिफ लग जाता है। देखिए इंडिया में जो इम्पोर्ट होता है वो विदाउट टैरिफ होता है, और ये मशीन मेड होता है, कॉम्पिटिटिव हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर डिक्लाइन हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो लोकल क्राफ्ट्स जो होते हैं। और फिर ये क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है डिसगाइज्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, क्योंकि पीपल जो है वो माइग्रेट करने लगते हैं अर्बन रीजन से रूरल रीजन तक। मेनली कह सकते हैं कि लोकल क्राफ्ट जो आर्टिजन्स थे वो अब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा हमारा आंसर। देयर हैज बीन अ रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन since the 16th and 17th century because science और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है इस टाइम पे। इसके बाद अराउंड 1950 में क्या होता है? एट द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होता है वो कितना होता है? 550 मिलियन, ठीक है, 550 मिलियन होता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो एक्सप्लोड होता है वो 18th सेंचुरी में होता है, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता था, जो हेल्प करता है किस चीज़ में? डेथ रेट को डिक्रीज करने में। क्योंकि इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, और डेथ रेट जो होती है वो डिक्रीज हो जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जबकि डेथ रेट जिस हिसाब से डिक्रीज होता है उस हिसाब से आपका जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज नहीं होता है। और बर्थ रेट डिक्रीज नहीं होता है तो वहाँ पे हो जाता है क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। स्टेज, और आपको पता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जब हमें बताता है कि बर्थ रेट पहले डेथ रेट डिक्रीज होता है, उसके बाद बर्थ रेट भी धीरे धीरे डिक्रीज होना था, फिर दोनों ही डिक्रीज होने लगते हैं। तो ये हमें देखना, हम देखते हैं किससे? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 है इसमें डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइज्ड एंड लिटरेट सोसाइटी, हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी, इलिटरेट सोसाइटी, स्टेज 4 नेट जीरो ग्रोथ। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला अगर हम देखें कि स्टेज 1 क्या था, तो एक्चुअली स्टेज 1 में जो डेथ रेट और बर्थ रेट जो होता है वो दोनों ही हाई होता है, क्योंकि उस टाइम एपिडेमिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न हुआ करती थी मोर्टेलिटी का, डेथ रेट का। तो डेथ रेट अगर ज़्यादा होता था तो पीपल्स जो है वो बच्चे प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता कि इसमें कौन सा जो है बच्चा हमारा जिंदा रहेगा। तो पहला का जो हो जाएगा स्टेज 1 का वो हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी, इलिटरेट सोसाइटी होगा। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो है वो बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है।
डेथ रेट जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट। और स्टार्टिंग में बर्थ रेट तो डिक्रीज नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे इसी पीरियड में लेटर जो होता है, लेटर सेकेंड स्टेज जो होता है, वहाँ पे बर्थ रेट भी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टेज थर्ड आता है। स्टेज थर्ड क्या होता है? अर्बनाइज एंड लिटरेट सोसाइटी होते हैं। यहाँ पे अर्बनाइज्ड एंड लिटरेट सोसाइटी होते हैं। और स्टेज 4 में हो जाएगा नियर जीरो ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे डेथ और जो बर्थ रेट है दोनों ही डिक्लाइन होता है, तो ग्रोथ रेट जो हो जाता है लगभग 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। द फर्स्ट इज हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टालिटी रेट बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ। और वहाँ पे क्या होता था? एपिडेमिक्स होती थी, फूड सप्लाई भी काफ़ी वेरी करता था। ठीक है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिली आर इन द एसेट। आपको पता है कि अभी भी गाँव में, मेनली आप जाएंगे बिहार यूपी में, तो जो बच्चे हैं लोग अभी भी हमारी फर्टिलिटी जो है वो हाई है, अबाउट 3 है, जबकि आपको पता है जो नेशनल फर्टिलिटी लेवल है वो अराउंड 2.0 है। तो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि बिहार जो है एक टाइप का एग्रेरियन इकोनॉमी है, और एग्रेरियन इकोनॉमी में क्या होता है कि जितने हैंड्स होंगे उतने हेल्प करेंगे किसमें? इकोनॉमी में। ठीक है। तो ये रीज़न हुआ करता है किसमें? इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन को। सेकेंड है, इन सेकेंड स्टेज फर्टिलिटी रिमेन्स हाई बट इट डिक्लाइंस विथ टाइम्स। तो यहाँ पे पहले तो बर्थ रेट, डेथ रेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है, और जो बर्थ रेट है यानी फर्टिलिटी है वो स्टार्टिंग में हाई ही रहता है, लेकिन लेटर स्टेज जो होता है उसमें वो डिक्लाइन करने लगता है। दिस इज एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस मोर्टालिटी रेट। इंप्रूवमेंट क्यों होने लगता है? सैनिटेशन में, हेल्थ कंडीशन में, और ये डिक्लाइन क्योंकि यहाँ पे होने लगता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट होने लगता है। थर्ड स्टेज है, बोथ फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी जो है वो डिक्लाइन करने लगते हैं। पॉपुलेशन जो होता है आइदर स्टेबल हो जाता है और ग्रो करता है बहुत स्लोली। फोर्थ स्टेज आते आते यहाँ पे रैपिड जो डिक्लाइन होता है वो फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों में ही हो जाता है, और ऑलमोस्ट 0 ग्रोथ हो जाता है पॉपुलेशन का। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू माल्थस अबाउट आइडियाज अबाउट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो माल्थस के रिगार्डिंग कौन सा आपको पता है? माल्थस का जो डेमोग्राफिक थ्योरी है वो काफ़ी, माल्थस का ग्रोथ मॉडल आपको पता होगा, माल्थुसियन ग्रोथ मॉडल, जिसमें वो बोलते हैं कि नेचुरल जो थिंग्स जो होती है वो ग्रो करती है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जबकि पॉपुलेशन जो ग्रो करती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। तो यहाँ पे है माल्थस आइडिया क्या बताते हैं, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन दैट ऑफ फूड सप्लाई। सेकेंड है, प्रिवेंटिव checks are better than the physical checks in controlling the growth of population. Rapid increase in population growth may lead to population crash due to famines and disease. तो बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट हो जाते हैं माल्थस की थ्योरी के रिगार्डिंग, क्योंकि माल्थस की थ्योरी बोलती है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से होता है, जबकि फूड सप्लाई का जो ग्रोथ होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें वो भी हमारा करेक्ट हो जाता है कि प्रिवेंटिव चेक्स लेना बेटर है रिगार्डिंग रादर देन फिजिकल चेक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ के रिगार्डिंग, मतलब उनको कंट्रोल, ये भी बिल्कुल सही बात है। रैपिड इंक्रीज जो पॉपुलेशन का होता है वो क्या कर सकता है? क्रैश कर सकता है, क्रैश हो सकता है ड्यू टू फेमाइन एंड डिजीज, और ये एक टाइप का फिजिकल चेक्स है। ठीक है, कि जो नेचर होती है हमारी, अगर बहुत ज़्यादा नेचर के अगेंस्ट हम जाने लगे तो नेचर कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। थॉमस माल्थस थ्योरी अपने माल्थुसियन ग्रोथ मॉडल जिन्होंने स्टेट किया था 1798 में, और कहा था कि जो पीपल्स होते हैं उनका जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है वो इंक्रीज होता है इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जबकि जो फूड सप्लाई होता है वो इंक्रीज होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से।
प्रिवेंटिव चेक्स उनके रिगार्डिंग बेटर है, फिजिकल चेक्स करते हैं। और सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज। और सस्टेनेबिलिटी, आपको पता है सस्टेनेबल गोल की हम बातें करते हैं। सस्टेनेबल गोल का मतलब, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि उसको करेंट प्रेजेंट यूज़ के साथ साथ हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके। इसका मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। तो माल्थस यही कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक्स को प्रमोट करना चाहिए, नहीं तो फिजिकल चेक्स तो होगा ही बाय नेचर के द्वारा। और दूसरा ये बोलते हैं कि अगर हम प्रिवेंटिव चेक रखेंगे तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रहेगी हमारे रिसोर्सेज का, और पॉपुलेशन का जो है वो ग्रोथ मेंटेन्ड रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा। ठीक है। एनी फर्दर रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज वुड रिजल्ट इन पॉपुलेशन क्रैश। और फर्दर पॉपुलेशन जो ग्रोथ होगा वो क्या करेगा? कॉज करेगा फेमाइंस को, डिजीज को और वॉर्स को। 14th नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो 14th नंबर क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल रिड्यूस नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो कॉज करेगा, रिड्यूस करेगा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री का? तो कंट्री का नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो हमें बताना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन फीमेल एजुकेशन, इंक्रीज इन लैंड अंडर एग्रीकल्चर, राइज इन फेमाइंस। हमें बताना है कि कैसे हम नेचुरल ग्रोथ जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो जो पॉपुलेशन होंगे वो कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है एग्रेरियन इकोनॉमी में क्या होता है एक्चुअली कि लोग सोचते हैं कि जितने हैंड्स होंगे वो हमारी हेल्प करेंगे किस में? एग्रीकल्चर में। ठीक है। जबकि जैसे ही जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो पीपल की जो लाइफ स्टाइल होती है वो इंक्रीज होती है, और जैसे उनकी लाइफ स्टाइल होती है इंक्रीज, वो नहीं चाहते हैं इसको एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको खोना अपनी लेसेस को। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल, इंक्रीज इन फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन का इंक्रीज भी उनको अवेयर कराता है रिगार्डिंग द हार्मफुलनेस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन लैंड अंडर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर अगर लैंड इंक्रीज होगा तो ये भी क्या करेगा? हेल्प करेगा किसमें? रिड्यूस करने में पॉपुलेशन ग्रोथ को। राइज इन फेमाइंस, फेमाइंस के राइज, अगर फेमाइंस ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करेगा। क्योंकि हमने देखा था कि पहला जो स्टेज था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का, उसमें हमने देखा था कि फेमाइन एपिडेमिक्स ही तो मेन रीज़न थे। लोगों को पता नहीं था कि कितने बच्चे जो हमारे जीवित रहेंगे, कितने का डेथ हो जाएगा, और इसी वजह से वो प्रोड्यूस ज़्यादा करते थे। इसीलिए फोर्थ जो है स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो है वो राइट आंसर हो जाता है। फैक्टर्स जो हो जाते हैं वो क्या क्या है रिड्यूस करने के लिए नेचुरल ग्रोथ के लिए? वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, और देर इज इंक्रीज इन एजुकेशन। अर्बनाइजेशन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो अर्बनाइजेशन होगा, एजुकेशन होगा, और ये रिड्यूस करेगा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को। वुमेन एम्पावरमेंट में प्रमोट करता है फीमेल लिटरेसी को। आपको पता है कि वुमेन का एजुकेशन होगा तो उनका जो एज जो होता है फर्टिलिटी का वो रिड्यूस करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एज होता है वो 16 से स्टार्ट हो जाता है। तो वुमेन अगर एजुकेशन को लेंगी तो धीरे धीरे उनकी जो फर्टिलिटी कैपेसिटी होगी वो रिड्यूस करेगी, क्योंकि लेट मैरिज होगा, और फिर वो अवेयर भी होंगे बच्चों के एजुकेशन के लिए और बच्चों की हेल्थ के लिए। तो उनको आइडिया लगेगा कि हमें बच्चों के ऊपर, मतलब ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा हमें एक ही बच्चे के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। ऑल दिस रिड्यूस द नेचुरल ग्रोथ। इंक्रीजिंग लैंड अंडर एग्रीकल्चर, ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट को रूरल एरियाज में, और फिर ये फर्दर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए, और फाइनली ये रिड्यूस करेगा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए। तो आई होप, और फेमाइन जो है वो रिड्यूस नहीं करता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को, ऑब्वियसली ये इंक्रीज करता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच, बाय।